गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बीएससी पार्ट फर्स्ट में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो यूनिट फर्स्ट है अपनी, उस यूनिट फर्स्ट के प्रीवियस ईयर में आए हुए जो क्वेश्चंस है वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिट फर्स्ट के पढ़ने, और यूनिट फर्स्ट में आपके दो पार्ट्स हैं, ए और बी, दोनों के हम एक साथ में पढ़ लेंगे। ए पार्ट्स है वो रहेगा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, और बी पार्ट्स रहेगा इसका पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दोनों पार्ट्स हैं वो एक यूनिट फर्स्ट में आएंगे। हमें यहाँ पे पढ़ने इन दोनों यूनिट्स के, इस दोनों पार्ट से यूनिट फर्स्ट में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो वाले। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका, जो 2013 से लेकर 2019 तक के आए हुए ना वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट रहेगा यहाँ पे फर्स्ट तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना इसमें, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखिए। यदि वो पूछे कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन 1D में लिखनी है या 3D में लिखनी है तो उस हिसाब से लिखेंगे। 1D के लिए ये रहेगी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और 3D बॉक्स यानी ऐसा बॉक्स जिसमें पार्टिकल तीनों डायरेक्शन एक्स वाई जेड में गति कर रहा हो, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये रहेगी। इतना पोर्शन दोनों का सेम है, सिर्फ इसमें चेंज होगा। 1D का मतलब है पार्टिकल केवल एक डायरेक्शन में गति कर रहा है। यदि वो ये बोले कि 1D में वाई डायरेक्शन में गति कर रहा है पार्टिकल, तो यहाँ पे हम डी वाई स्क्वायर लिखेंगे। यदि वो बोले कि एक्स डायरेक्शन में गति करे तब डी एक्स स्क्वायर, और यदि वो बोले कि 1D बॉक्स में पार्टिकल जेड डायरेक्शन में गति कर रहा है तब यहाँ पे आएगा डी जेड स्क्वायर। और कुछ नहीं दिया हुआ, सीधे ये दिया हुआ कि 1D बॉक्स में पार्टिकल प्रेजेंट है, गति कर रहा है, उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखो, तब हम इसको लिख देंगे एक्स मान लेंगे, जनरली एक्स ही मानते हैं। लेकिन यदि वो ये बोलते कि 3D बॉक्स में पार्टिकल प्रेजेंट है, ये नहीं बोलेगा तीनों डायरेक्शन में गति करा, केवल ये बोलेगा 3D बॉक्स में प्रेजेंट है, पता है 3D में प्रेजेंट है, तीनों डायरेक्शन में गति करेगा, तब उसके लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इस प्रकार से लिखी जाएगी। ठीक है, और कुछ नहीं पूछे, सीधा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के नाम से पूछे तो आपको दोनों लिख के आनी है। 1D बॉक्स में ये रहेगी, 3D में ये वाली रहेगी। अब आगे इसके कुछ शॉर्ट फॉर्म्स बनती है, जैसे इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाए तो वो क्या बनेगी, डेल स्क्वायर साइन प्लस में एड पाई स्क्वायर एम अपॉन में एच स्क्वायर ई माइनस वी साइन इज इक्वल टू 0। अब ये शॉर्ट फॉर्म किस प्रकार से आएगी आपको पहले भी बताई हुई है। इसमें जो डेल स्क्वायर है इसको हम क्या बोलते हैं, डेल स्क्वायर को लैप्लासियन ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। लैप्लासियन ऑपरेटर रहेगा किसके इक्वल में आया ये, तो डी स्क्वायर अपॉन में डी एक्स स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अपॉन में डी जेड स्क्वायर। इस पूरे के इक्वल क्या है, ये जेड लैप्लासियन ऑपरेटर है, इसको इस पूरे के इक्वल में रखा जाएगा, तब ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का छोटा फॉर्म है यहाँ पे बन जाएगी। आगे समझ में, ये रहेगी आपकी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसके और भी छोटे रूप है, वो आपको यूनिट फर्स्ट का एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम से एक वीडियो है, उस वीडियो में आप इसके आगे और भी छोटा रूप है, जैसे कि इसमें एच कैप साइन इक्वल टू ई कैप साइन, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सबसे छोटा रूप है जो कि इस वाले को आगे सोल्व करने में बनता है। ये उस वीडियो में पूरा बताया हुआ है, इसको वहां से देखें। ठीक है, ये रहेगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन, ये कई बार आया हुआ है क्वेश्चन, डेट नंबर में पूछा हुआ है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को लिखिए। इसके बाद में सेकंड रहेगा आपके श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है डी ब्रोगली इक्वेशन। ये भी डेट नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली की तरंग समीकरण को लिखनी है अपने को। देखें, एक डेट नंबर में पूछ जाए, बड़े में पूछ जाए तो आपको बताई हुई है वीडियो, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन है वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले यूनिट्स के फर्स्ट वीडियो में ही बताई हुई है। डी ब्रोगली साइंटिस्ट का नाम है, इसने बताया कि इसकी समीकरण क्या थी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में एम वी। एम वी क्या है, मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाएगा, संवेग कहलाएगा, तो एच अपॉन में पी भी लिख सकते हैं। यदि एच प्लांक कांस्टेंट को हटा दें तो ये रिलेशन बनेगा लैम्डा इस प्रकार से।
तो डी ब्रोगली इस समीकरणों को देखते हुए डी ब्रोगली की जो थ्योरी है उसमें एक लाइन में हम क्या लिख सकते हैं कि गति करते हुए किसी कण से संबंधित तरंग, गति करता हुआ ये कण है, गति कर रहा है, इस कण से संबंधित तरंग होती है जो इस कण के साथ में गति करती है। तो गति करते हुए किसी कण से संबंधित तरंग की तरंग दैर्ध्य उस कण के संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहां प्लांक कांस्टेंट h, ये h है वो क्या है यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट है, प्लांक कांस्टेंट h उसका व्युत्क्रमानुपाती स्थिरांक होता है। तो गति करते हुए किसी कण से संबंधित तरंग की वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य लैम्डा उस कण के संवेग p के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जहां प्लांक कांस्टेंट h उसका समानुपाती स्थिरांक रहेगा। और p यहाँ पे हम किसको बोल रहे हैं, मोमेंटम संवेग है जो कि किसका होता है पार्टिकल्स, और p इज इक्वल टू होता है mv, द्रव्यमान, किसी कण के द्रव्यमान उसके वेग का गुणनफल संवेग रहेगा। और लेमडा यहाँ पे उस कण से गति करते हुए कण से संबंधित तरंग की वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य। ये रहेगी डी ब्रोगली इक्वेशन। आपकी तीनों इक्वेशन लिखें और उसके बाद में इसकी थ्योरी लिखें एक लाइन में। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है देखें, ENC को परिभाषित कीजिए। ENC क्या है वो देखनी है अपने को यहाँ पे। पहले तो ENC की फुल फॉर्म देखें, क्वेश्चन आया हुआ आपका वही 1.5 नंबर वाले क्वेश्चन है सारे। क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन है अपना, ENC को परिभाषित कीजिए। पहले तो देखेंगे ENC क्या है। E से बनती है फुल फॉर्म इसकी इफेक्टिव, N से बनेगी न्यूक्लियर और C से बनेगा चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हिंदी में हम इसे बोलेंगे प्रभावी नाभिकीय आवेश। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या प्रभावी नाभिकीय आवेश। देखें प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, देखें ENC क्या रहेगा अपना। तो ENC में फुल फॉर्म होगी प्रभावी नाभिकीय आवेश। शो किससे करेंगे, तो शो करेंगे हम इसको जेड इफेक्टिव से। होता क्या है, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बताया स्लेटर ने, वो रहेगा जेड माइनस में सिग्मा। स्लेटर नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने ये फॉर्मूला दिया था कि इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को ज्ञात कर सकते हैं। अब क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, देखो एक तो होता है इसमें सिग्मा को हम बोलते हैं यहाँ पे आवरण नियतांक, और प्रभाव होता है परिरक्षण प्रभाव। देखिए ये कोई भी एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रेजेंट है, ये इसका आंतरिक कक्षक का बाह्यतम, अब बाह्यतम कक्षक में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आंतरिक कक्षक में भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये नाभिक है, वो इनके ऊपर आकर्षण बल लगा रहा है, प्रभावी नाभिकीय आवेश बोलेंगे हम उसको, कि नाभिकीय आवेश के द्वारा ये इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। अब मान लीजिए इसमें भी क्या इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, अब इन पे क्या सेम चार्ज है, आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज होने के कारण से ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों के आ जाने से नाभिक का बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे उतना आकर्षण बल नहीं लग पाता है जितना इन आंतरिक कोष के इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति में लगना चाहिए था। तो कितना लग रहा है यहाँ पे, वो कितना लगना चाहिए था, उसका जो डिफरेंस है उसको यहाँ पे किस नाम से जानते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। यानी कि इन इलेक्ट्रॉनों की अनुपस्थिति के अंदर, इन इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के अंदर नाभिक का इन बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पे जो कितना प्रभाव लग रहा है उसे यहाँ पे प्रभावी नाभिकीय आवेश के नाम से जानते हैं। इससे ज्ञात करेंगे, ये तो हो ही गया प्रभावी नाभिकीय आवेश। जेड होता है उस परमाणु का एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और सिग्मा यहाँ पे हो जाएगा स्क्रीनिंग कांस्टेंट या आवरण नियतांक। अब स्क्रीनिंग कांस्टेंट को ज्ञात करने के भी कुछ नियम्स हैं, स्लेटर के द्वारा दिए गए थे। इन नियमों को देखने के लिए ये नियम्स हैं वो इसमें यूनिट फर्स्ट के लेक्चर नंबर 8 और 9 में स्लेटर का नियम और इसके एग्जाम्पल्स हैं वो वहाँ पे दिए हुए, इसको वहाँ से पढ़ें। कॉमन 1 नंबर क्वेश्चन में आपको ये लिखना है। डेफिनेशन,
कि आंतरिक कोश के इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉनों पे नाभिक का कितना आकर्षण बल लगता है, वो प्रभावी नाभिकीय आवेश इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे। इस फॉर्मूले में जेड हो जाएगा एटॉमिक नंबर उस परमाणु का और सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट। ये रहेगा आपका थर्ड क्वेश्चन, प्रभावी नाभिकीय आवेश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 4 नंबर पे, हुंड का अधिकतम बहुलता का या हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन रहेगा आपका हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल, यानी हुंड का हिंदी में नाम रहेगा हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। देखिए हुंड साइंटिस्ट का नाम है। हुंड ने अपने इस नियम में यह बताया कि किसी भी परमाणु में जब इलेक्ट्रॉन्स भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पहले समान ऊर्जा वाले सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अयुग्मित अवस्था में भरे जाएंगे। जब समान ऊर्जा वाले सभी कक्षक है वो एक एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से पूर्ण रूप से भरे जाएं, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल से समझे इसको। एग्जाम्पल्स रहेगा आपका जैसे नाइट्रोजन है 7 इलेक्ट्रॉन है 7 नंबर पे, 1s2 2s2 तो सही है, 4 आगे बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे जाएंगे, तो 2p में क्या है देखो 2p में 3 है, किस प्रकार से भरेंगे, तो p में अपने को पता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px है, py है, pz है। अब तीनों इलेक्ट्रॉनों को हम पहले क्या करेंगे, तीनों p कक्षकों की ऊर्जा समान है तो हुंड के नियमानुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं करेंगे जब तक इन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरे जाए। तो ऐसे नहीं करेंगे कि एक में 3 इलेक्ट्रॉन थे पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर इसको। युग्मन तो तब तक नहीं करना है समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जब तक कि इन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए। तो पहले समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरते हैं, उसके बाद ही हम इलेक्ट्रॉनों का युग्मन स्टार्ट करेंगे। अब चौथा इलेक्ट्रॉन यदि ऑक्सीजन में जाएंगे 2p4 में आएगा ना, वो इसके साथ में युग्मित होगा लेकिन पहले युग्मित नहीं हो पाएगा। नाइट्रोजन तक p कक्षक में इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होगा। तो एक नंबर में एक लाइन में यही लिखेंगे कि हुंड के इस नियम के अनुसार समान ऊर्जा वाले कक्षकों में पहले इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में भरे जाते हैं और उसके बाद इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होता है, अर्थात समान ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होते हैं जब तक कि उन सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में ना भरा जाए। ये रहेगा आपका फोर्थ क्वेश्चन, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। उसके बाद नेक्स्ट देखें फिफ्थ क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग रिपीट होता है हर बार। 5 नंबर क्वेश्चन रहेगा अपना, फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर, यानी साइन और साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता या भौतिक महत्व को समझाइए या लिखिए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 1 नंबर में, 3 नंबर में लगभग हर बार रिपीट होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन एंड साइन स्क्वायर, यानी साइन और साइन स्क्वायर की भौतिक सार्थकता लिखनी, दोनों को समझेंगे हम। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि साइन स्वयं तो तरंग का क्या है, आयाम है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। साइन स्वयं तो तरंग का आयाम है, ठीक है, लेकिन इसका वर्ग क्या हो जाएगा साइंस के, लेकिन इसका वर्ग है वो परमाणु में या परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी के बारे में बताता है। इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या से है। तो साइन स्वयं तो तरंग का आयाम है लेकिन इसका वर्ग परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता के बारे में बताता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन तीव्रता से यहाँ हमारा मतलब रहेगा परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से। परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, परमाणु कक्षकों में। तो किसी भी परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ निश्चित ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिकतम होती है, वहाँ पे
साइन स्क्वायर का मान भी अधिक होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर है वो इलेक्ट्रॉन इंटेंसिटी या इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या है, समानुपाती है। तो परमाणु में नाभिक के चारों ओर का स्थान जहाँ पे साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है वहाँ निश्चित ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी क्या रहेगी, अधिक रहेगी। और जहाँ निश्चित ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना अधिक होती है उसे एटॉमिक ऑर्बिटल या परमाणु कक्षक के नाम से जाना जाता है। तो साइन स्क्वायर की वजह से हम परमाणु कक्षक को परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु में नाभिक के चारों ओर का वह स्थान जहाँ साइन स्क्वायर का मान अधिक होता है वहाँ निश्चित ऊर्जा ई वाले इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना भी अधिक होगी तथा उस स्थान को परमाणु कक्षक के नाम से जाना जाता है। ये रहेगी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साइन और साइन स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद में देखें नेक्स्ट 6th क्वेश्चन क्या रहेगा। यहाँ पे 6th क्वेश्चन में आएगा क्वांटम नंबर्स। क्वांटम, वैसे क्वांटम नंबर्स पे एक वीडियो बनाई हुई अलग से, शॉर्ट में एक नंबर में देखें क्वांटम नंबर्स क्या रहेगा। तो डेफिनेशन में हम इसमें लिखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की, क्वेश्चन आएगा इंपॉर्टेंट है, क्वांटम संख्याएं किसे कहते हैं, क्वांटम संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, कौन सी क्वांटम संख्या किसके बारे में बताती है और इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये क्वेश्चन आएगा। तो क्वांटम संख्याओं की डेफिनेशन में रहेगा कि किसी परमाणु में किसी कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बारे में संपूर्ण सूचनाएं जिन संख्याओं के द्वारा प्रदान की जाती हैं उन्हें क्वांटम संख्याएं या क्वांटम नंबर्स के नाम से जानते हैं। तो क्वांटम संख्याओं की इंपॉर्टेंस क्या रहेगी, क्वांटम संख्याओं की सहायता से हम परमाणु के कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सभी सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है वो कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, उसका स्पिन क्वांटम नंबर क्या है, उसका एल की वैल्यू क्या है, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एन की वैल्यू क्या है। ठीक है, उस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है, उसके ऊपर नाभिक का कितना इफेक्टिव चार्ज लग रहा है, ये सभी वैल्यूज हैं। ये सभी सूचनाएं इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हम किसके थ्रू प्राप्त कर सकते हैं, क्वांटम नंबर्स के द्वारा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन में लिखेंगे हम कि वे मैथमेटिकल्स या गणितीय मान जिनकी सहायता से हम किसी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन्स के बारे में संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने के लिए जिनका यूज किया जाता है उन्हें क्वांटम नंबर्स के नाम से जाना जाता है। 4 प्रकार की होती हैं, ये 4 टाइप्स की रहेंगी। चारों का शॉर्ट में देखें तो फर्स्ट आएगा इसके अंदर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड होता है यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड रहेगा यहाँ पे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ रहेगी स्पिन क्वांटम नंबर। 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या, डिंगसी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या और स्पिन क्वांटम संख्या। शो करेंगे स्मॉल एन से, स्मॉल एल से, स्मॉल एम से, स्मॉल एस से। ये बताती है परमाणु में उपस्थित मुख्य कोश या मेन सेल के बारे में बताती है। जैसे एन की वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होती है, इस प्रकार से रहेंगी। तो मुख्य कोश के एल एम एन से हम शो करते हैं। डिंगसी क्वांटम संख्या है, ये मुख्य कोश में उपस्थित जो सब सेल हैं उनके बारे में बताती है, उपकोशों के बारे में बताती है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक की होती है। 0, 1, 2, 3 होने पे सब सेल रहेंगे एस, पी, डी और एफ। पहले क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो देख लें, उसमें बताए हुए ये एम यहाँ पे किसके बारे में बताते हैं, इन सब सेल में प्रेजेंट जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी संख्या के बारे में बताती है, कक्षकों के बारे में बताती है। तो परमाणु में मेन सेल में प्रेजेंट होते हैं सबसेल में प्रेजेंट होते हैं ऑर्बिटल्स और ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और इन इलेक्ट्रॉनों के स्पिन के बारे में बताती है ये स्पिन क्वांटम नंबर। ये ऑर्बिटल्स है, इनकी वैल्यू है ना स्मॉल एम है, इसकी वैल्यू हम -L से लेकर के 0 से होते हुए +L तक ज्ञात करते हैं। ये किस प्रकार से लिखेंगे, क्वांटम नंबर्स वाली वीडियो देखें, उसमें लिखे हुए ये इलेक्ट्रॉन, ये क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉनों की स्पिन के बारे में बताती है। स्पिन 2 प्रकार की होती है, क्लॉकवाइज जिसके लिए वैल्यू रहेगी +12 और दूसरी रहेगी एंटी क्लॉकवाइज जिसके लिए स्पिन क्वांटम रहेगा -12।
तो ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉनों के बारे में स्पिन क्वांटम नंबर की हेल्प से बताया जाता है। दो प्रकार के स्पिन हो करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। एक कक्षक में उपस्थित दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण हमेशा एक दूसरे के अपोजिट रहेगा, तो कुल टोटल स्पिन क्वांटम नंबर उनका 0 आएगा, क्योंकि एक का प्लस हाफ है दूसरे का माइनस हाफ है, कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा 0। ये था इसमें क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, यानी डी कक्षक है उनकी क्या बनानी है, आपको आकृतियां बनानी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है ये भी, ठीक है। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में डी ऑर्बिटल्स की ही पूछी जाती है, एस और पी ऑर्बिटल्स की शेप कभी नहीं पूछी गई। एफ वालों की कॉम्प्लेक्स होती है तो वो तो बनाई नहीं जाती है, केवल डी ऑर्बिटल्स वाली ही पूछी जाएंगी आपसे। अब डी ऑर्बिटल्स अपने को कितने होते हैं पता है, 5 होते हैं। 5 में से 3 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हैं, वो हम 12th क्लास में जो CFT पढ़ी थी वहाँ पढ़ के आए हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्रिस्टल जो सिद्धांत पढ़ के वहाँ पे पढ़े थे हमने। 5 हैं टोटल संख्या में और 2 प्रकार के हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से रहेंगे, एक को तो हम बोलते हैं T2G ऑर्बिटल्स और एक को हम बोलते हैं EG ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स में होते हैं संख्या में 3, कौन कौन से, DXY, DYZ और DXZ। और EG में 2 होते हैं, DX2 Y2 और दूसरा रहेगा DZ2। ये होते हैं टोटल 5 हो गए, 3 तो ये हो गए और 2 ये हो गए। अब इस प्रकार से याद रख सकते हो, इसमें 3 नंबर्स ना, 1 2 3, 3 में 3 है, EG 2 ही है, 2 वर्ड्स में 2 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। कौन से में कौन से आएंगे ये याद रखना। ये इस प्रकार से डी के 5 ऑर्बिटल्स हैं, वो 2 प्रकार के कक्षकों में 2 प्रकार के कक्षक यहाँ पे बनाएंगे। पहले हम पढ़ेंगे T2G ऑर्बिटल्स की शेप। फर्स्ट में आ जाएगा T2G ऑर्बिटल्स। अभी तो पता है कि डी ऑर्बिटल्स है तो वो डबल शेप में रहेगा, डबल डबल शेप होगा, द्विडबलाकार आकृति है, इसमें 4 लोब्स होती है। तो T2G ऑर्बिटल्स में क्या लिखेंगे कि इनकी जो लोब्स होती हैं वो अक्षों के मध्य, एक्सिस के मध्य स्थित होती हैं। T2G ऑर्बिटल्स के लोब्स हैं वो अक्षों के मध्य स्थित होती हैं। अब तीनों को अलग अलग से बनाएं। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे DXY। फर्स्ट है T2G का DXY में देखो हम बनाते हैं इस प्रकार से, अक्ष है, वाई एक्सिस है, जेड है, ये माइनस अक्ष हो जाएगा इस साइड, ये माइनस का वाई, ये माइनस का जेड। 3D में बनाएंगे अपन। अब अक्ष वाई नाम है ना, तो इसकी जो लोब होगी वो लोब कहाँ पे प्रेजेंट होगी, अक्षों के बीच में। कौन से अक्षों के बीच में, तो अक्ष और वाई जो नाम है ना, अक्ष और वाई, अक्ष और वाई के बीच में होगी। ये अक्ष है ये वाई है तो यहाँ पे आ गई, दूसरी यहाँ इस साइड माइनस अक्ष और माइनस वाई के बीच में बची हुई एक इस प्रकार से आ जाएगी, ये रहेगा DXY। सेकंड हम बनाएंगे DYZ। देखिए DYZ किस प्रकार से रहेगा, वही अक्ष वाई और जेड, माइनस अक्ष माइनस वाई माइनस जेड, वाई जेड नाम है ना तो वाई और जेड के बीच में लोब आएगी, इस साइड माइनस वाई माइनस जेड के बीच में, और एक यहाँ पे आ जाएगी। थर्ड रहेगा इसमें डी अक्ष जेड, वही 3 एक्सिस बनाएंगे, अक्ष वाई और ये रहेगा जेड। इस साइड में माइनस वाई माइनस जेड और माइनस का अक्ष है ये। अब आती है कि लोब कहाँ बनाएंगे, तो अक्ष और जेड एक्सिस के बीच में। अब देखो अक्ष और जेड के एकदम सेंटर में वाई है, तो इसके लोब हम तो इसी हिसाब से बनाएंगे कि अक्ष और वाई के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। अब सेंटर में वाई एक्सिस है तो है, उसका क्या करें, रहा रहेगा यहीं पे अपने को क्या है, अक्ष और जेड के बीच में बनानी, दूसरे वाला ये रहेगा। ये होती हैं T2G ऑर्बिटल्स की जो 3 है, DXY, DYZ और DXZ ऑर्बिटल्स की शेप। ये आगे समझ में, तीनों हो गई ये T2G ऑर्बिटल्स की। याद रखना कि लोब्स अक्षों के मध्य स्थित होंगे। कौन से अक्षों के बीच में, जिन अक्षों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है ना D के साथ में, उन्हीं के 2 के बीच में आपको एक लोब बनानी है। ये कॉमन रहेगी सभी में, यहीं पे प्रेजेंट है, किसी में देख लेना, ठीक है।
ये रहेगा आपका T2G ऑर्बिटल्स की शेप। अब हम बनाएंगे EG ऑर्बिटल्स, जो बच गए दो, D एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर इनकी। यहाँ पे हम लिखेंगे जो सेकंड है इसके EG ऑर्बिटल्स। इसमें आएगा कि लोब्स है वो अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं, अक्षों के मध्य नहीं होती, अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। लोब्स कहाँ होगी? अक्षों के ऊपर स्थित होती हैं। अब हम बनाएंगे इसमें दोनों की, किस प्रकार से ये कौन से अक्षों के ऊपर होंगी? जो ऑर्बिटल्स का नाम है उन्हीं अक्षों के ऊपर ये लोब्स हैं वो स्थित होती हैं। जैसे देखें दो है इसमें, फर्स्ट रहेगा डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर में देखें आप, ये एक्सिस है इसकी, अक्ष वाई जेड माइनस अक्ष माइनस वाई माइनस जेड। अक्ष स्क्वायर अक्ष है, अक्ष के ऊपर आ गई लोब, दूसरी वाई स्क्वायर है तो ये वाई के ऊपर आ गई, ये बनेगा डी अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर। लोब अक्षों के ऊपर, कौन से अक्ष के ऊपर? जो यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं अक्ष स्क्वायर वाई स्क्वायर उन्हीं के ऊपर। सेकंड बनता है इनका डी जेड स्क्वायर। देखें अक्ष है, वाई है, जेड है, माइनस अक्ष माइनस वाई माइनस जेड। अब जेड स्क्वायर में हमने पता है ये जेड एक्सिस है तो इसके ऊपर लोब बना दिया। अब दूसरी लोब कहाँ है? तो दूसरी लोब भी इसके ऊपर ही है, बनाएंगे चार लोब ही। अब दूसरी जो लोब बनेगी वो इसके ऊपर इस प्रकार से डंबल बन जाएगा। अब इसमें दिख तो रहा नहीं है कि एक है दो है कितनी है, इस कारण से हम यहाँ पे गोला लगाते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो लोब्स है वो दो बार है इसी के ऊपर, जेड एक्सिस पे रिपीट हो रही दो बार, तो इसके लिए यहाँ पे हम क्या लगाते हैं? गोला लगाते हैं। गोले का मतलब है कि जेड एक्सिस पे ये लोब एक बार फिर से इसी के ऊपर रिपीट हो रही है। ये रहेगी आपकी शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी हुई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा n+l के नियम को लिखिए। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, n+l का नियम क्या है? देखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा n+l रूल। n+l का नियम क्या है? तो इस रूल में जो n किसी साइंटिस्ट के द्वारा नहीं दिया गया, शॉर्ट में इसको लिखा हुआ है n+l। यहाँ पे n तो रहेगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और स्मॉल एल रहेगा यहाँ पे एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी मुख्य क्वांटम संख्या और डिंगसी क्वांटम संख्या, दो है यहाँ पे n+l के रूल में। अब इस रूल के अकॉर्डिंग होता क्या है, तो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन शिलिंग करेंगे भरते समय इस नियम का ध्यान में रखना आवश्यक होता है क्या? तो इसमें आएगा कि n+l के नियम अनुसार जब दो परमाणु कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरने हों तो इलेक्ट्रॉन्स पहले उस कक्षक में भरे जाते हैं जिसके लिए n+l का मान क्या रहे? कम रहे। जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं 3D कक्षक है और एक है 4s कक्षक है। तो दो कक्षक हैं, पता नहीं अपने को कौन से में इलेक्ट्रॉन भरे पहले, तो उसमें कौन से में भरेंगे जिसके लिए n+l का मान कम हो। अब 3D के लिए n+l देखेंगे, देखें तो n+l इसके लिए देखें तो n क्या है? n तो वही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो n तो हो जाएगा 3 और l क्या है यहाँ पे? तो l आ जाएगा। d कक्षक के लिए l कितना होता है? l की वैल्यू इस जगह पे ऑर्बिटल्स लिखेंगे 0 1 2 3, 0 होगा तो s, p और d और ये f। अब देखो d के लिए कौन सा है? 2 है तो 2 है। n+l कितना आ गया इसका? 5 आ गया। 4s के लिए देखेंगे तो क्या आएगा? n+l 4s के लिए n तो हो जाएगा 4 और l की वैल्यू क्या है? 0 है। ये देखिए तो n+l कितना आ गया? 4। अपने को पता है ना 3D और 4s में से कौन से कक्षक में हम इलेक्ट्रॉन्स पहले भरें, तो कौन से में भरे जाएंगे जिसके लिए n+l का मान कम हो। n+l का मान कम किसके लिए है? 4s के लिए। इसमें इसलिए हम कहेंगे कि 4s कक्षक में इलेक्ट्रॉन्स है वो 3D कक्षक से पहले भरे जाएंगे। इसके लिए n+l है 4, इसके लिए 5, इसलिए इलेक्ट्रॉन 3D की तुलना में पहले किस में भरे जाते हैं? 4s में भरे जाते हैं। तो आप कहोगे कि 3D और 4s है, रूल हो गया। लेकिन यदि अपने पास दो कक्षक ऐसे हों जिनके लिए n+l का मान क्या हो? सेम हो, इक्वल हो, जैसे कि हमने ले लिया 3D और हमने ले लिया 4p, ठीक है। 3D में अपने ज्ञात किया ही है n+l कितना है अपना? 5 है। 4p के लिए ज्ञात करें तो n कितना है? 4
और L कितना है P कक्षक के लिए 1 है, तो 4 और 1 क्या हो गए 5। तो वे दो कक्षक जिनके लिए n प्लस एल का मान समान आ रहा हो, तब हम इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेंगे, उस कक्षक में भरेंगे जिसके लिए n की वैल्यू कम हो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम किसके लिए, 3D के लिए 3 है, इसका क्या 4 है, तो पहले इलेक्ट्रॉन 3D में भरे जाएंगे और उसके बाद इलेक्ट्रॉन है 4p कक्षक में भरे जाएंगे। तो n प्लस एल का नियम इस प्रकार से यूज किया जाएगा। ठीक है, ये इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत को समझे। ये भी 2-3 बार पूछा हुआ है, 2017-16 के बाद में 2 बार पूछा हुआ ये हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यानी हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत क्या रहेगा देखें। हाइजेनबर्ग है वो इसमें साइंटिस्ट का नाम है, इसके द्वारा दिया गया था। तो हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार किसी गति करते हुए कण का संवेग और उस कण की स्थिति को हम एक साथ एक ही समय में सही सही ज्ञात नहीं कर सकते हैं। यदि हम उस कण की स्थिति को सही सही ज्ञात करेंगे तो उस कण के संवेग में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है, और यदि हम उस कण के संवेग को सही सही ज्ञात करेंगे तो उस कण की स्थिति में अनिश्चितता उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इसे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के नाम से जानेंगे। इसकी समीकरण थी एक कि हाइजेनबर्ग के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता तथा उस कण के संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन में 4 पाई के बराबर या इससे अधिक होता है। ठीक है, तो हाइजेनबर्ग के इस सिद्धांत के अनुसार किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता और उस कण के संवेग में अनिश्चितता का गुणनफल h अपॉन 4 पाई के बराबर या उससे अधिक होगा, कम कभी नहीं होगा। डेल एक्स क्या है, पार्टिकल्स या कण की स्थिति में अनिश्चितता अनसर्टिनिटी इन पोजीशन। डेल पी एक्स क्या है, कण के संवेग में अनिश्चितता या अनसर्टिनिटी इन मोमेंटम। h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है। ये रहेगा हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के बाद में। देखो इसमें वही आ जाएगा, वापिस क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि प्रभावी नाभिकीय आवेश है उसको हमें क्या करना है, परिभाषित करना है। तो वो तो पीछे वाले में आ गया, डी ब्रोगली समीकरण, हाई उनका अधिकतम भूलता का नियम, ये आएगा इसमें। नेक्स्ट रहेगा सोडियम के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जो एग्जाम में आए हुए ना वही करवा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना कीजिए। फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे स्लेटर रूल वाला। सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की हमें गणना करनी है। देखिए सोडियम के लिए एटॉमिक नंबर कितना रहेगा, 11 रहेगा। सिग्मा हमें ज्ञात करना है, फॉर्मूला बनेगा इसके लिए Z माइनस सिग्मा। Z पता ही है 11 रहेगा एटॉमिक नंबर, सिग्मा ज्ञात करना है। सिग्मा ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम जो स्लेटर का रूल है उसका यूज करेंगे। स्लेटर का रूल क्या था, देखिए स्लेटर रूल, पहले हम ग्रुप बनाएंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में 1s2 2s2 2p6 3s1 ग्रुप बनाएंगे। ग्रुप में देखो क्या रहेगा, 1s2 2s2 2p6 एक साथ में लिखे जाएंगे, 3s1 का अलग ग्रुप बनेगा। यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से ग्रुप बनाए, सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाले s और p सेम ग्रुप बनाएंगे और इसका d है वो अलग से ग्रुप पे बनाएगा। ग्रुप बनाने के बाद में हम इसके लिए हम देखेंगे कि जिस इलेक्ट्रॉन के लिए हमें स्क्रीनिंग कांस्टेंट ज्ञात करना है वो कौन से ऑर्बिटल में s में प्रेजेंट है। 3s1 के लिए ज्ञात करना है तो हम लगाएंगे s और p में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो स्लेटर के जो नियम थे वो यहाँ पे यूज करेंगे। उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे कि उस कक्षक में प्रेजेंट है, एक ही प्रेजेंट है, इसका खुद पे तो लगेगा नहीं, इससे पहले वालों पे आते हैं। तो
एस और पी में प्रेजेंट हो तो इससे पहले वाले कक्षक n-1 में, ये इसके लिए n-1 हो गया, ये हो गया n-2। तो n-1 में प्रेजेंट प्रत्येक इलेक्ट्रॉन से वो कितने का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, 0.85 का। तो 0.85 को हम किससे गुणा करेंगे, 8 से, 8 इलेक्ट्रॉन है। प्लस में n-2 कक्षक में उपस्थित प्रत्येक इलेक्ट्रॉन 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 का कॉन्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको करेंगे तो 6.80 आ जाएगा, यही रहेगा शायद। प्लस में 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 8.80। तो अपने को स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट आ गया, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, जेड इफेक्टिव इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, 11 माइनस में 8.80, तो ये लगभग आएगा 2.2 के इक्वल। तो सोडियम के 3s इलेक्ट्रॉन का प्रभावी नाभिकीय आवेश कितना आ गया, 2.2। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए के क्वेश्चन हुए, अभी तक पार्ट 2 के क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लास्ट क्वेश्चन बचा है पार्ट ए का, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है आपका n इज इक्वल टू 2 के लिए। लास्ट क्वेश्चन है कि n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 है, तो उसके लिए आपको ज्ञात करने हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम संख्या के क्या क्या मान रहेंगे। तो n इज इक्वल टू 2 है, तो पहले हमें ज्ञात करना पड़ेगा स्मॉल l की वैल्यू, क्योंकि स्मॉल l किससे रिलेट करता है, चुंबकीय क्वांटम संख्या से। तो l होता है अपना 0 से लेकर के n-1 तक है, फिर डायरेक्ट देखें तो n-1 रहेगा। तो l क्या आ गया अपना 0 से n, पूरा देख लेते हैं, 0 से n-1 तक, ये करवाया हुआ है क्वांटम नंबर्स में कि l की वैल्यू 0 से n-1 तक होती है। तो 0 से n कितना है, 2, 2 माइनस 1, n इज इक्वल टू 0, 2 में से एक गया 1, तो 0 और 1 दो नंबर आ गए, 0 हो गए तो आ जाएगा s, और 1 हो जाएगा तो हम लिखेंगे कि p ऑर्बिटल से। ठीक है, अब s ऑर्बिटल से उसके लिए तो अपने को पता है केवल स्मॉल m की a की वैल्यू होती है 0, क्योंकि ये होता क्या है कि स्मॉल m इज इक्वल टू होता है -l से लेकर 0 से होते हुए +l तक। तो -l -0, फिर 0, फिर +0, एक ही बात है, 0 ही आएगा, a की वैल्यू है। अब आते हैं p की बात, p में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। तो p में यहाँ पे m का यही फॉर्मूला लगेगा। तो p के लिए क्या है, l की वैल्यू 1 है, तो -1 से लेके 0 से होते हुए +l तक, -1 0 के बीच में और कुछ नहीं आता, यही आता है। तो इस ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यू हो जाएगी -1, इसके लिए 0, इसके लिए +1। तो ये रहेंगी आपकी n बराबर 2 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान। ठीक है, ये थे आपके यूनिट फर्स्ट के पार्ट ए एटॉमिक स्ट्रक्चर के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन। इसका जो नेक्स्ट पार्ट बी है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इससे आए हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही।